नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शगुन सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स, मैपिंग, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो आगामी एग्जाम है आईपीओ का, उसके लिए हमारे पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं हमारे नंबर को 7500110314। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी हमारे कोर्सेज को खरीदना है तो आप वहां पर जाकर जो है फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है जिसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक है आपका फेम योजना। आपसे पूछेगा फेम क्या है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मैं आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा कि ये योजना जो है फेम किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने भारत में ये टारगेट रखा है कि 2030 तक सड़कों पर 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। आप लोग इतना भी याद रखेंगे, भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, सबसे बड़ा स्टेशन है ये, कहां लगाया गया है, गुरुग्राम। तो ये आप लोग याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहां पर लगा है, गुरुग्राम में। और फेम योजना किससे रिलेटेड है, तो याद रखेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे याद रखो कि कब मनाया जाता है, 8 मई को। रेड क्रॉस डे 8 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रेड क्रॉस एक संस्था है, काफी इंपॉर्टेंट। रेड क्रॉस संस्था है जो 8 मई 1863 में बनी थी। और बनाई थी किसने, हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट वो हैं जिन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला था। पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, हेनरी ड्यूनेंट को। और ये संस्था रेड क्रॉस ऐसी है क्योंकि ये रेड क्रॉस जो है, आप जो डॉक्टर का साइन देखते हैं रेड क्रॉस, ये वही संस्था है। और रेड क्रॉस जो है, जो दो देशों के बीच में जो युद्ध होता है, युद्ध में जो घायल सैनिक होते हैं उनके सहायता है, उनको जो है जो भी हॉस्पिटलिटीज दी जाती हैं वो रेड क्रॉस देती है। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। आप लोग याद रखोगे हेनरी ड्यूनेंट इसके जो फाउंडर हैं उसको उन्हें पहली बार नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन खुद रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा किस संस्था को या किस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, तो याद रखो किसको, रेड क्रॉस को। अगला टॉपिक है हमारा काफी इंपॉर्टेंट, आईएनएस विशाखापट्टनम। याद रखोगे कि ये युद्धपोत है, विशाखापट्टनम आईएनएस। आपसे पूछेगा कहां पर बनाया है, किसने बनाया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, मझगांव डॉकयार्ड। हाल फिलहाल में ये पास हुआ है, तो याद रखोगे मझगांव डॉकयार्ड या शिपयार्ड। आशा करता हूं या समझ में आ रहा होगा। और आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगला टॉपिक है ज्वाला स्कीम या ज्वाला योजना। ज्वाला योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। याद रखोगे ये योजना जो है, जो भी जेलों में बंद कैदी हैं, जो जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको जो है उनको लोन दिया जा रहा है ज्वाला स्कीम के द्वारा। तो कैदियों को ऋण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने योजना चलाई है। कौन सी, ज्वाला। आप लोग याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक है मार्स मिशन। और मार्स मिशन नहीं, मिशन ऑन वीनस। आपसे पूछेगा वीनस कौन सा ग्रह है, ये शुक्र। आपसे पूछेगा कि इसरो जो है शुक्र पर अपना मिशन कब तक भेजेगा, तो याद रखोगे 2024 तक। काफी इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको याद रखना है
कि हाल फिलहाल में अभी हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग चर्चा में आया है जिसका नाम है हम लोग कह सकते हैं नेशनल कंपटीशन कमीशन या राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग। कंपटीशन कमीशन, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग। बस मुझे इतना बताना, आप लोग इतना याद रखोगे बच्चों, 2002 में ये एक्ट आया था, मतलब कंपटीशन एक्ट आया था, और ये जो आयोग है 14 अक्टूबर 2003 से बनाया गया। इसमें एक चेयरमैन होता है, काफी इंपॉर्टेंट, और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 6 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करती है केंद्र सरकार। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला टॉपिक है जिसमें आप लोग, जब नेशनल कंपटीशन कमीशन की बात आई है तो आप लोग लो कमीशन भी याद रखोगे। लो कमीशन कब बना और लो कमीशन के बारे में क्या न्यूज में है। लो कमीशन अगर आपसे पूछे पहला कब बना था तो 1834 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले याद रखोगे, ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम था अंग्रेजों का, उसके तहत बनाया गया था पहला विधि आयोग। लो कमीशन या विधि आयोग काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आजादी के बाद पूछता तुमसे कि आजादी के बाद कब बना, तो याद रखोगे 1955 में, जिसके अध्यक्ष थे MC सेतलवद। आप लोग याद रखोगे भारत में 2015 में, ये काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, 2015 में हमारा 21वां लो कमीशन बना था बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में। बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में, और 22वें की गठन की अभी बात चल रही है। भारत सरकार जो है आदेश दे चुकी है कि 22वां, हम हाल फिलहाल में भारत सरकार का जो अभी विचार, या भारत सरकार जो है अभी ऑफिशियली बोल चुकी है कि हम लोग 22वें विधि आयोग के गठन के विचार कर रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा पहला कब बना था और 21वां हम लोग कब बना चुके हैं। सॉरी, 21वां हमारा 2015 बना था, तो आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा बीनापन की पाइपलाइन। बीनापन की पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीनापन की पाइपलाइन, मैं आपसे बस इतना ही बताना चाहूंगा। बीनापन की पाइपलाइन जो है ये MP और यूपी के बीच में है। MP में बीना है जगह और पन के यूपी के कानपुर में पड़ता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बीनापन की पाइपलाइन अगर आपसे पूछता है किसके साथ चलाई जा रही है, तो किसके बीच में है, तो यूपी और MP के बीच में। अगला टॉपिक है कोनियक, काफी इंपॉर्टेंट। कोनियक ट्राइब, कोनियक ट्राइब जो है आप लोग याद रखोगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। कहां पाई जाती है? भारत में नागालैंड। बिकॉज नागालैंड में ये ट्राइब जो है, इसका अभी हाल फिलहाल में एनकाउंटर हुआ इंडियन आर्मी के साथ में, तो बस इतना ही आपको याद रखना कोनियक ट्राइब कहां पाई जाती है। और अगर ट्राइब की बात आई है तो आपको एक ट्राइब कभी नहीं भूलनी, जिसका नाम है ब्रू। ब्रू ट्राइब जो है मेनली कहां पर है? त्रिपुरा में है, याद रखोगे। और त्रिपुरा में जो ट्राइब है ये नॉर्मली रहते थे, मतलब मूल निवासी तो त्रिपुरा के हैं, लेकिन मणिपुर में रहा करते, मिजोरम में रहा करते थे। मिजोरम सरकार ने इन्हें बाहर निकालने का आदेश दे दिया, तो इन्होंने जो है हिंसक झगड़े यहां पर हुए थे। आपसे एग्जाम में यूपीपीसी में पूछा गया था कि ब्रू ट्राइब भारत के किस राज्य से संबंधित हो, तो आप लोग बताओगे किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखो किससे? त्रिपुरा से। अगला टॉपिक हमारा है 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट है। 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, और 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड याद रखोगे रणदीप सिंह गुलेरिया। रणदीप सिंह गुलेरिया वैसे ये एम्स में काम करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है कोविड के दौरान काफी अच्छा काम किया है, तो आप लोग याद रखोगे 22वां जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड है वो किसको मिला है? रणदीप सिंह गुलेरिया को मिला है, आपको ये याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बच्चों इतना याद रखोगे, हमारा COP21 2015 में हुआ था, और ये कहां हुआ था? पेरिस में। COP का क्या मतलब है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस, COP21, COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये भी तुमसे पूछ सकता है कि COP की फुल फॉर्म क्या है।
अगर अगली बात करूं मैं सीओपी 21 अगर बात आई है या सीओपी 21 2015 में पेरिस में, यहीं पर इंटरसेप्ट सोलर अलायंस बनाया गया था और इस संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग याद रखोगे सीओपी 26 जो है 2021 में हुआ है, वो कहां पर हुआ है? ग्लासगो। और सीओपी जो 27 है 2022 में कहां होने वाला है? इजिप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आप लोग याद रखेंगे बच्चों, जारी करता है कौन? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 आफ्टर दी, याद रखोगे, ब्रेटन वुड एक सम्मेलन है, यूएसए में एक जगह है जहां पर मीटिंग हुई और वहां पर तय हुआ था कि हम लोग दो संगठन बनाएंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक। आपसे पूछेगा कि ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड जुड़वा किन किन को कहा जाता है? IMF को और वर्ल्ड बैंक को। यह संगठन बना था 1945 में, क्योंकि ब्रेटन वुड में सम्मेलन हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रख लेना, वॉशिंगटन डीसी। और काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग इनकी चेयरमैन याद रख लेना जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। ये महिला है और रहने वाली है बुल्गारिया की। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी के बारे में बार बार जो है अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष में हमारी जीडीपी कितनी रहने वाली है या कितनी नहीं रहने वाली। अगला टॉपिक है हमारा MRSAM। छोटा सा टॉपिक, मैं छोटे छोटे टॉपिक की बात कर रहा हूं। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसके शब्दों से ही क्लियर हो रहा बच्चे कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस से हवा में, सतह से हवा में मार कर सकती है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे किसने बनाई है तो डीआरडीओ आपको पता है 1958 का बना हुआ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इनके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। आप लोग याद रखोगे डीआरडीओ ने बनाई है, तो ये स्वदेशी मिसाइल है, और अगर मिसाइल की बात आती है, मिसाइल सिस्टम की बात आती है, तो आप लोग इतना याद रखोगे बच्चों कि हमारा जो एक मिसाइल सिस्टम है S-400, अगर आपसे पूछता है तो हम कहां से खरीद रहे हैं? रशिया से खरीद रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक मिसाइल हमारे पास है ब्रह्मोस, मैं आपको पहले भी इनके बारे में जिक्र कर चुका हूं। ब्रह्मोस भी रशिया की मदद से बनाई जा रही है, लेकिन जो बनाई जा रही है रशिया की मदद से, हमारे भारत में इसमें कहां पर इसकी फैक्ट्री लगाई गई है? लखनऊ। अगर मैं मिसाइल की ही बात करता हूं, बिकॉज ब्रह्मोस 2 लेटर से मिलकर बनी है। BRAH का मतलब है, याद रखोगे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में है। और आपका MOS से मतलब है मोस्कवा नदी, जो किसकी है? याद रखोगे, रशिया की। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। याद रखोगे एक टॉपिक है छोटा सा, जिसका नाम है नाइपर। बस मुझे इतना बताना है कि तुम लोग याद रखोगे, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड है, उनको बढ़ावा देने के लिए है, उनके लिए एक स्कीम है जिनसे उनको प्रमोट किया जा सके, नाइपर। लेकिन गलती मत कर देना, नेप्रे योजना, मैंने कल भी इसके बारे में बात करी थी। नेप्रे जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। आप लोग याद रखोगे कि रेबीज को खत्म करने के लिए हमने क्या चलाया है? नेप्रे प्रोग्राम भारत सरकार ने। और इसको कब तक खत्म कर देंगे भारत से? 2030 तक। जब पोर्टल्स की बात आई है तो 2 पोर्टल्स बिल्कुल मत भूलना आप लोग। एक का नाम है स्वयं
जो काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जा रही है। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे क्या? स्वयं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है भारत में, वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं बच्चों को या यूथ्स को हमारे अच्छी शिक्षा देने के लिए, यही है स्वयं। एक पोर्टल और याद रखोगे, फास्टर ये सुप्रीम कोर्ट ने चलाया है पोर्टल, जिसका मतलब है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कोर्ट के दो कोर्ट्स के बीच में या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो भी बातें होती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, उनको फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन उनको आपस में बात करने के लिए एक पोर्टल चलाया गया। कौन सा? फास्टर। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब पोर्टल्स की बात है तो फास्टर सुप्रीम कोर्ट ने चलाया है। स्वयं जो है याद रखोगे, ये आपके वैसे तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने उस समय चलाया था। और इतना भी बता दूं, एचआरडी मिनिस्ट्री का नया नाम है आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थोड़ा सा बता दूं आपको, अगला टॉपिक यही हो जाता है हमारा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। याद रखोगे 29 जुलाई 2020 को आई है। अगर आपसे पूछता है किस समिति की सिफारिश पर आई है, तो याद रखोगे कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आई है। अगर तुमसे पूछता है पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में, और दूसरी कब आई थी बच्चों? 1986 में। और आप लोग याद रखोगे तीसरी शिक्षा नीति, हमारी नई शिक्षा नीति कब आई है? 29 जुलाई 2020 को। और नया मॉडल हमारा रहने वाला है इस वाली शिक्षा नीति में जो नब आई है, नहीं आई है 3+4+4, सॉरी नई शिक्षा नीति में जो हमारा मॉडल रहने वाला है 5+3+3+4। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों। और आपको पता होना चाहिए इस नई शिक्षा नीति में 2030 तक हमें 100% एनरोलमेंट का टारगेट है कि स्कूल में 100% बच्चों का नामांकन किया जाएगा। और हमारा जितना भी खर्च जीडीपी होगा, जीडीपी का 6% जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार हम खर्च करेंगे किस पर? शिक्षा पर। मैं आशा करता हूं मजा आ रहा होगा। आप लोग जो है हमारी इस तरह की वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। टारगेट फॉर आईक्यू को आपका प्रोत्साहन की जरूरत है। और हमारे कोर्सेज अगर आप खरीदना चाहते हैं पेड कोर्सेज, तो आपको लिंक जो नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।